हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइक्लोट्रॉन किसने और कब बनाया था। यहाँ पर साइक्लोट्रॉन सन 1934 ईस्वी में, कितने में? सन 1934 ईस्वी में लॉरेंज तथा लिविंगस्टन नामक दो वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया था। और इसका आविष्कार क्यों किया था? धनावेशित कण जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए। त्वरित करने का मतलब इनकी ऊर्जाओं को यानी कि इनके वेग को बढ़ाने के लिए इसका आविष्कार किया था। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हम लिख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम आवेशित कणों का मतलब जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। अब लिखेंगे हम इसका सिद्धांत। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत किस पर आधारित है? जब हम किसी धनावेशित कण को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति कराते हैं तो वह त्वरित हो जाता है, और अगर यह गति बार बार कराई जाए तो वह अत्यधिक ऊर्जा तक त्वरित हो जाता है, यानी कि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ये है इसका सिद्धांत। अब हम चलेंगे इसकी कार्यविधि अथवा संरचना की ओर। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना करेंगे। क्लियर है? इसकी संरचना करने के लिए सबसे पहले हमने दो डी आकार के दो पात्र लिए हैं। क्या लिया है? सर्वप्रथम हमने डी आकार के दो पात्र लिए। ये हैं हमारे डी आकार के कोई दो पात्र जिनको हम डीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम डीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम डीज कहते हैं। ये जो पात्र होते हैं ये खोखले होते हैं। कैसे होते हैं? ये पात्र खोखले होते हैं। क्लियर है? इन दोनों पात्रों को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या कह सकते हैं हम दोलित्र, किसी दोलित्र से जोड़ देते हैं। किसी दोलित्र से जोड़ देते हैं। दोलित्र काम क्या करता है? दोलित्र यह काम करता है कि कुछ समय के लिए D1 को, इसको हम D1 कहते हैं, पहले डीज को हम D1 तथा दूसरे डीज को हम D2 कहते हैं। दोलित्र यह कार्य करता है कि कुछ समय के लिए D1 को यानी कि पहले डीज को धनावेशित कर देता है तथा दूसरे डीज को ऋणावेशित कर देता है। इसका मतलब है कि पहले डीज पर पहले धनावेश उत्पन्न कर देता है और दूसरे पर ऋणावेश। कुछ समय पश्चात इसको चेंज कर देता है, यानी कि जिस पर धनावेश होता है उस पर ऋणावेश उत्पन्न कर देता है और जिस पर ऋणावेश होता है उस पर धनावेश उत्पन्न करता है। ये काम करता है हमारा दोलित्र यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। क्लियर है? यह डीज किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे होते हैं। मान के चलेंगे यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये है इसका नॉर्थ पोल जो यहाँ पर दिखाया गया है, और ये है इसका साउथ पोल जो यहाँ पर दिखाया गया है नीचे की तरफ। अब अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी। कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी। नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे मतलब ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार जाएंगे। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, यानी कि यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। मान के चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर इस प्रकार है, और नीचे की ओर है इसीलिए हम इसको क्रॉस से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? क्रॉस से प्रदर्शित कर रहे हैं। मान के चलेंगे यहाँ पर हमारे ये दोनों डीज रखे हुए हैं इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। क्लियर है? अब हम यहाँ पर इन दोनों डीजों को बनाएंगे। ये क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र। मान के चलेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है जहाँ पर हमारे दो डीज इस प्रकार रखे हुए हैं। क्लियर है? इन दोनों डीज के मध्य में कोई हमारा धनावेशित कण रखा हुआ होता है।
कैसा आवेशित कण है? धनावेशित कण है। यहाँ पर मान के चलेंगे, यहाँ पर कोई धनावेशित कण है, ये दोनों डी किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या दोलित्र से जोड़ दिए जाते हैं। क्लियर है? जब ये इनके बीच में रखा होता है तब ये स्थिर होता है, यानी कि जब धनावेशित कण किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा होता है तो उस पर कितना बल लगता है? कुछ बल लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि लॉरेंज बल के अनुसार F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है QVB साइन थीटा, और चूंकि इसका वेग 0 है तो v का मान 0 है तो F कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि बेशक यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, जब ये स्थिर है, हमारा धनावेशित कण है वो स्थिर रखा हुआ है, उस कंडीशन में इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन हमने जैसे ही इस दोलित्र को चालू किया, क्या किया? इस दोलित्र को चालू किया तो ये धनावेशित हो गया, मतलब D1 को इसने धनावेशित कर दिया और D2 को क्या कर दिया? ऋणावेशित कर दिया। D1 पर धनावेश आ गया और D2 पर कैसा आवेश आ गया? ऋणावेश आ गया। मान के चलेंगे यहाँ पर धनावेश तथा यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। अब क्या होगा? अब ये धनावेश है, इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दूर हटाएगा। दूर हटाएगा तो ये इस दिशा में गति उत्पन्न कर देगा। अब इसने गति उत्पन्न कर दी, मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दिया? इसने वेग उत्पन्न हो गया। इसमें क्या हो गया? वेग उत्पन्न हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र कहने लगा कि भाई अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। जैसे ही इसमें वेग उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाने लगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो F बराबर यहाँ पर QVB बल लगेगा। और यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर जरूर देखें। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है। कैसे मार्ग में घूमने लगता है? किसी वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है। तो ये क्या होगा? ये जैसे ही इसमें धक्का लगाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज है तो ये इसको आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि ये धनावेश है और माइनस चार्ज इसको आकर्षित करेगा। क्योंकि ये वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा तो यहाँ से होते हुए फिर से यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? चूंकि यहाँ पर वेग बढ़ गया है और ये क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है इसीलिए कार्य करने लगेगा। F बराबर क्या होता है? mv²/r। अगर हम इन दोनों को बराबर रखते हैं तो क्या मिलता है? mv²/r = QVB। v से v को कैंसिल कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है mv/QB = r। इसका मतलब ये है कि यदि वेग बढ़ता है तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाती है। अगर इसका वेग बढ़ता है तो त्रिज्या भी बढ़ जाती है। जैसे ही ये यहाँ पर आता है तो इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं कि जब ये धनावेश होता है उसको ये ऋणावेश कर देता है और जो ऋणावेश होता है उसको ये धनावेश कर देता है। तो यहाँ पर ये धनावेश हो जाएगा और इस पर ये ऋणावेश आ जाए तो इसको फिर से ये धक्का देता है तो तीव्र गति से ये इसमें प्रवेश करता है। इसमें प्रवेश करेगा तो क्या होगा? पहले त्रिज्या छोटी थी, अब थोड़ी सी त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार ये बार बार इसमें गति करता रहता है और अपने वेग को बढ़ाते हुए अपनी त्रिज्या को बढ़ाता रहता है। क्लियर है? ऐसे बढ़ाता रहता है। अंत में जितना वेग हमें चाहिए होता है उतने वेग को मिलने के पश्चात ये अपने लक्ष्य की ओर चला जाता है। तो ये क्या होता है? ये जो धनावेशित कण है यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर आता है, फिर एक वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है। यहाँ पर आने के पश्चात ये जो धनावेशित है ये ऋणावेश हो जाता है और ये धनावेश हो जाता है। तो इसको ये फिर से धक्का देता है तो यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि इसका वेग बढ़ जाता है तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार की ये गति करने लगता है।
और अंत में आके क्या होता है, अंत में आकर ये अपने लक्ष्य की ओर चला जाता है। ये होती है साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि और संरचना। क्लियर है? तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है, B है, तथा धन आवेश का वेग v हो, तब धनावेश पर लगने वाला लॉरेंज बल, धनावेश पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर कितना होता है, QVB साइन थीटा और होता है। क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो यहाँ पर थीटा का मान हो जाता है 90 अंश और 90 का मान होता है 1। तो F बराबर कितना होगा, QVB। तथा चूंकि ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो यह अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करेगा। अभिकेंद्र बल F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है mv²/r। अगर F का मान हम यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा mv²/r इक्वल टू QVB। यहाँ पर एक V से B को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा mv/QB इक्वल टू R। ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तब हम आवर्तकाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब एक पूरा चक्कर लगने में लगा समय। आवर्तकाल कैपिटल T इक्वल टू दूरी कितनी तय कर रहा है, दूरी कर रहा है एक वृत्ताकार मार्ग पर, यानी कि 2πr। कितनी कर रहा है, 2πr अपॉन चाल कितनी है इसकी, v वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है, v वेग से, तो लिखेंगे v। तो यहाँ पर कैपिटल T का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2π अपॉन v और r का मान रखेंगे हम यहाँ से। कितना है, r का मान है mv/QB। यहाँ पर v से v को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2πm/QB बचेगा। कितना बचेगा, कैपिटल T इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2πm/QB। अगर यहीं हम आवृत्ति निकालें, क्या निकालें, आवृत्ति निकालें, तो आवृत्ति F यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1/T होता है। 1/T का मान रखेंगे यहाँ से। कितना है, 2πm/QB। ये चला जाएगा ऊपर तो फ्रीक्वेंसी यानी कि F बराबर कितना हो जाएगा, QB/2πm। ये हो जाएगी इसकी आवृत्ति। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर अधिकतम वेग निकालें, क्या निकालें, अधिकतम वेग यानी कि v का मान निकालें, v मैक्सिमम निकालें तो v का मान क्या होगा, v का मान हो जाएगा QBR। कितना होगा, QBR अपॉन स्मॉल m। ये हो जाएगा हमारा अधिकतम वेग। और अगर हम गतिज ऊर्जा निकालें, गतिज ऊर्जा क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालें तो हमें पता है K बराबर कितना होता है, गतिज ऊर्जा K बराबर होता है 1/2mv²। कितना होता है, 1/2mv² होता है। अगर हम v का मान यहाँ से रखें, ये अधिकतम v का मान है, क्या है, ये अधिकतम v का मान है,
तो k बराबर कितना होगा, जो हमारी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी वो होगी 1/2m, v का मान रखेंगे हम यहाँ से, कितना है q b r/m, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1/2m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर, q स्क्वायर b स्क्वायर और r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। यहाँ पर एक m से m को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 1/2 q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। ये है इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। जब ये इस डीज से बाहर निकलेगा तो ये क्या होगी, इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी 1/2 q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m।